कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ और कार्य पढ़े थे। आज उसी शक्तियों में अन्य शक्तियाँ बची हुई हैं। 5-6 प्रकार की शक्तियाँ कल हम लोग पढ़ चुके थे। मूल या आरंभिक, रिट, अपीलीय, है ना, ये सब पढ़ चुके थे। आज अन्य शक्तियाँ पढ़ेंगे तो जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें की थी। जैसे अनुच्छेद 137 के तहत अन्य शक्तियों में जो सुप्रीम कोर्ट है अपना जो निर्णय दिया हुआ है उस निर्णय का पुनर्विचार कर सकता है और अगर आवश्यक समझे तो उसको बदल भी सकता है। यह व्यवस्था जो अपने निर्णय का ही पुनर्विचार होता है इसको क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक, जब कोई मुकदमा का निर्णय आ जाता है तो जो पक्ष होता है, कोई पक्ष असंतुष्ट होता है तो वो पुनर्विचार याचिका डालता है। रिव्यू पिटीशन कहते हैं इसको। पुनर्विचार याचिका डालता है कि न्यायालय फिर से विचार करे हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर न्यायालय उसको स्वीकार करके मुकदमा लड़ चलता है फिर, और नहीं तो न्यायालय खारिज कर देता है कभी कभी उसको। अगर न्यायालय ने खारिज कर दिया तो एक गंभीर आधार पर एक तीसरी याचिका डाली जाती है जिसको कहते हैं उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव याचिका कहते हैं। इसमें क्या होता है? गंभीर आधार के आधार पर इसमें 3 न्यायाधीश कम से कम सुनवाई करते रहते हैं। एक पक्ष ये बना। ठीक है। दूसरा है कि एक अनुच्छेद 139 का या ए के तहत अगर विधि का सारवान प्रश्न निहित है, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि विधि का सारवान प्रश्न निहित है और सुप्रीम कोर्ट ये कह के हाई कोर्ट से अपने पास मुकदमा मंगवा ले, ये करे। जैसे आपने कल पढ़ा पूरा तो उसमें था विधि का सारवान प्रश्न कौन निर्धारित किया है पूरे में, तो हाई कोर्ट निर्धारित करता है कि ये विधि का सारवान प्रश्न है या नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो वो उसको क्या कर सकता है? अपने पास मंगवा ला सकता है। सारवान मतलब विधि का सारवान प्रश्न क्या है इसको कल बताए हैं, वो जानते हैं आप। अनुच्छेद 141। ठीक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी नियम, कानून, आदेश, निर्णय वो जितने उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं सब पर आबद्ध कर होते हैं, मतलब अनिवार्य रूप से मानना अनिवार्य है। अगर नहीं मानते तो अवमानना के दोषी होंगे और सुप्रीम कोर्ट आपको दंड दे सकता है या दंड का पात्र आप माने जाएंगे। ये कौन सा है? अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी वाद में या मुकदमे में मुद्दे से हटकर भी निर्णय दे सकता है। जैसे राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म के पक्ष में पूरा राम मंदिर क्षेत्र हिंदू को देकर उसके बदले में अनुच्छेद 142 तहत मुस्लिमों को कुछ दूर हट के कुछ ज़मीन अलग से उनको मस्जिद के लिए उपलब्ध करवा दी। ये क्या हुआ कि मुद्दा वहाँ की ज़मीन का था तो एक पक्ष को देकर दोनों पक्ष को शांत कर दिया। ये क्या हुआ? अनुच्छेद 142 के तहत स्पेशल निर्णय आ गया। जैसे आज ही के दिन आज एक प्रमोशन में टेट का मामला चल रहा था, उसमें भी अनुच्छेद 142 तहत स्पेशल निर्णय आ गया है कि अगर आप टेट नहीं पास हैं 2010 के बाद के हैं तो आपको बिना इसके प्रमोशन नहीं होगा, और अगर नहीं पास कर पाते हैं अगले 2 साल के भीतर तब आपको पद से हटा दिया जाएगा या पदोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ है, अभी पूरा निर्णय नहीं आया है। असल में है ये सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का निर्णय, इसको फिर दायर भी कहीं नहीं किया जा, सुप्रीम कोर्ट में ही दायर होगा। और डबल बेंच अब सुनवाई करेगी नहीं करेगी कौन? पूर्ण बेंच करेगी, मतलब 3 न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायालय इसको स्वीकार करे ना स्वीकार करे, ये सब बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन निर्णय हम बता रहे हैं कि ये अनुच्छेद 142 के तहत आया है। मतलब जो मांग हुई है मुकदमे में वो निर्णय उससे हट के आ गया। जब दोनों पक्ष जिस मुद्दे की मांग करें वो मुद्दा हो प्लस एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, उसी को अनुच्छेद 142 तहत विशेष निर्णय कहा जाता है या सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके निर्णय दिया हुआ है। 2 मुद्दे हो गए 142 का। ठीक, अनुच्छेद 142 में ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर सकता है। ये भी अनुच्छेद 142 में है। ठीक है। अनुच्छेद 145 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अंदर किस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट चलेगी इसको खुद निर्धारित करता है, कोई बाहरी व्यक्ति निर्धारित नहीं या संसद निर्धारित नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के भीतर की सारी क्रियाएं या प्रक्रियाएं सुप्रीम कोर्ट स्वयं तय करता है। कौन सा मुकदमा कौन देखेगा, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी खुद की प्रक्रिया है अनुच्छेद 145 के तहत। ठीक,
बस इतना है कि जो प्रक्रिया बनाए सुप्रीम कोर्ट अपना, वो संसद के विरोध में नहीं होनी चाहिए, इतना है। लेकिन खुद अपना प्रक्रिया बना सकता है, ऐसे ऐसे कार्य होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये 145 था। ठीक, 145(4) कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा, वो खुली कोर्ट में, बंद कमरे में नहीं सुनाया जाएगा, हमेशा कैसे, खुले कोर्ट में सुनाया जाएगा। ये अनुच्छेद 145(4) कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 13, 132, 133 को मिला के बताए थे कल। अनुच्छेद 13, 132, 133 को मिला के पढ़िए तो सिविल अधिकार था। तो उसमें यह है कि संविधान की व्याख्या का पूरा अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। संविधान में जो लिखा है उसका क्या मतलब हुआ, वो कौन निर्धारित करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है कि संविधान क्या है, इसकी शब्दों का क्या मतलब है। ठीक, तो संविधान की व्याख्या का पूरा अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है या उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्य और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सब की जांच राष्ट्रपति के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ही करता है। जो आयोग होते हैं, जो सिविल सेवकों का चयन करते हैं, उनके अध्यक्षों की जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है, उच्चतम न्यायालय ही करता है। लेकिन किसके आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। अनुच्छेद 138 आ जाइए। अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद का जो अधिकार क्षेत्र है, उस सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, संसद उसको और बढ़ा सकती है। 39 में रिट अधिकार बढ़ा सकती है, इसमें क्या है, उसके अधिकार को बढ़ा सकती है कि आपका अधिकार क्षेत्र इतना और है। ठीक, 139 में है कि रिट अधिकारिता वही बढ़ा सकती है। जैसे 5 रिट है, 7 कर दे, 8 कर दे, कम नहीं कर, ध्यान दीजिएगा, कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो संसद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता है। 140 संसद की आनुषंगिक शक्तियाँ दी हैं कि संसद के साथ साथ कुछ और शक्तियाँ इसके पास बची हुई हैं। 134(2) कहता है संसद आपराधिक मामलों में आपराधिक मतलब फौजदारी मुकदमे जो होते हैं, इसमें संसद जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है उसको और बढ़ा सकता है। मतलब कुल मिला के कोई भी मुद्दा हो, संसद उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। ठीक, अब एक मुद्दा आता है कि न्यायालय स्वतंत्र है तभी ऐसा कर पा रहा है, नहीं तो हस्तक्षेप होगा। तो न्यायालय स्वतंत्र क्यों है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो है, देखिएगा, न्यायाधीश की नियुक्ति, इसमें किसी भी न्यायालय खुद अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए न्यायालय स्वतंत्र है। अगर बाहरी व्यक्ति करेगा तो वो कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करने की आशा रखेगा या प्रयास करेगा। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए न्यायालय स्वतंत्र है, पहला। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। 65 वर्ष उम्र है तो 65 वर्ष के पहले कोई भी हटाया नहीं जाएगा, कार्यकाल सुरक्षित है। अगर आपके आचार विचार सही हैं तब, नहीं तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, वो भी गलत किए हैं तब। अगर गलत नहीं करना है तो आपको कोई भी हटा, तो कार्यकाल का सुरक्षित है, तो आपको किसी के साथ सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ठीक ठाक हैं। वेतन की सुरक्षा, आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन उसके कार्यकाल के समय में कभी भी कम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वित्तीय आपात 360 लगा हुआ है तो वेतन में कुछ कटौती की जा सकती है बस, लेकिन कार्यकाल के दौरान सामान्य परिस्थितियों में उसको वेतन भत्तों पेंशन को कम नहीं किया जा सकता। इससे भी उसको सुरक्षित है, किसी बात की चिंता नहीं करोगे तो नहीं करोगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो आदेश है उस पर कोई अवमानना कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय की अवमानना करने वाले को दंड दे सकता है। ठीक, इसलिए न्यायालय स्वतंत्र है। न्यायालय स्वतंत्र क्यों है ये बता रहे हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति खुद करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात बाहर जा भी नहीं सकती, खुद कर रहा है, तो वो इस प्रकार भी वो स्वतंत्र है। कहे से दूसरा व्यक्ति जाएगा तो दूसरे के अनुसार कार्य करेगा, तो यहाँ भी न्यायालय स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 121 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है उस पर संसद में भी चर्चा नहीं की जा सकती। ये सारी पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट हमारा स्वतंत्र है। ये समझ में आया। ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ अन्य शक्तियाँ थी। अब इसको पढ़ा दे रहे हैं, अभी लिखाते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। अब होता है क्या, कुछ मुकदमे टाइप होते हैं। मुकदमे हम मोटा मोटा बता रहे हैं, समनीय असमनीय दो होते हैं। एक मुकदमा होता है समनीय,
एक होता है असमनीय। ठीक, समनीय का मतलब हुआ कि ऐसे मुकदमे अगर दोनों पक्ष चाहें तो समझौता करके मुकदमे को समाप्त कर सकते हैं। वे मुकदमे जिनमें दोनों पक्ष कभी बुद्धि होने पर अगर समझौता करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन असमनीय में ऐसे मुकदमे जिसमें दोनों पक्ष सहमत होने पर भी न तो मुकदमा वापस लिया जा सकता है न ही समझौता किया जा सकता है, ऐसे मुकदमों को असमनीय कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर शिकायत वापस भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता। हाँ, छोड़ दे अलग मुद्दा, जैसे किसी की हत्या हुई है, किसी ने दे दिया है, उसको वापस नहीं ले सकता भाई, ये समनीय नहीं है। समझ रहे हैं? दो और होते हैं, एक होता है संज्ञेय असंज्ञेय, एक होता है संज्ञेय। असंज्ञेय एक संज्ञेय होता है। ठीक, अपराध दो प्रकार के होते हैं, असंज्ञेय संज्ञेय। असंज्ञेय का मतलब हुआ ऐसा कोई विधि विरुद्ध कार्य जिसमें बिना पुलिस आपको तब तक नहीं गिरफ्तार है जब तक वारंट नहीं होगा उसके पास। ठीक, असंज्ञेय मुकदमे में बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन संज्ञेय मुकदमों में पुलिस पहले गिरफ्तार करेगी, ठीक, तब न्यायालय में पेश करेगी। ये चार प्रकार के मुकदमे होते हैं जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ये दोनों एसआई के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है, मूल विधि से संबंधित है। ठीक, इतना हो गया। अनुच्छेद 129 बीच में जितने अनुच्छेद थे 124 से 147 तक हमने सारे बता दिए। अनुच्छेद 130 है बचा हुआ है, इसमें यह है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कहाँ होगी, तो नई दिल्ली में होती है, लेकिन क्या नई दिल्ली के अलावा कहीं और भी हो सकती है? तो अनुच्छेद 130 कहता है हाँ बिल्कुल हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पूरे भारत में कहीं भी संचालन कर सकता है। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 130 के तहत ये अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हीरालाल जे कनिया, कानिया या कनिया। ठीक, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है, तो वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे हैं, 7 वर्ष तक रहे हैं वो, 7 वर्ष 5 महीने तक, लगभग 7.5 साल तक वो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्यों? क्योंकि कितने दिन रहेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन 65 साल तक रह सकते हैं। ठीक, तो उम्र कितनी है? 65 वर्ष। तो ये हुआ। ठीक, सबसे कम समय तक अगर आप देखेंगे तो के.एन. सिंह थे, मात्र 18 दिन मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सर्वाधिक तक कौन है? वाई.बी. चंद्रचूड़ है, सबसे कम के.एन. सिंह है, मात्र 18 दिन तक। अगर पूछा जाए कि दलित न्यायाधीश कौन था मुख्य न्यायाधीश बना है, तो के.जी. बालाकृष्णन थे जो दलित न्यायाधीश बने हैं। ठीक, और एक मात्र महिला जो हैं एडवोकेट से सीधा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनी है, वो इंदु मल्होत्रा बनी है। ठीक, ये इतना डाटा था। अब न्यायालय में 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। एक है PIL, जिसको कहते हैं जनहित याचिका। हुआ क्या, पहले मुद्दा समझ लीजिएगा। नॉर्मली सब जानते हैं PIL आपको बता दिए। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का पूरा नाम होगा ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका कहते हैं। ठीक, जनहित याचिका कहते हैं। 1985 में इसकी शुरुआत हुई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने इसकी शुरुआत किया है। क्यों किया? हुआ क्या कि जो निर्बल और अशिक्षित लोग हैं वो भारत के मतलब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे। सुप्रीम कोर्ट केवल पैसे वाले लोगों का हो चुका था, वहाँ पे मुकदमे केवल पैसे वाले करते थे। ठीक, तो दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे। तो PN भगवती ने कहा कि गरीब लोग भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, तो उन्होंने ये व्यवस्था की है। पॉइंट समझ में आया? अब देखिएगा क्या दिक्कतें थी, क्यों इसकी ज़रूरत पड़े, आपको PIL बताया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जिससे सामान्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँच पाता था। पहले ये था कि मुकदमा केवल वही व्यक्ति दायर करेगा जिसको चोट पहुँची है, जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, जिसे कोई क्षति पहुँची है। अब जिसको क्षति पहुँची है वो अपना क्षतिपूर्ति करेगा, वहाँ जाएगा मुकदमा लड़ने। पहले ये नियम था। अब क्या हुआ कि उसकी तरफ से कोई भी संस्था या व्यक्ति उस जाके मुकदमा कर सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया, क्या परिवर्तन किया इन्होंने। दूसरा पॉइंट यह हुआ
कि पहले था कि पीड़ित व्यक्ति अपने साक्ष्य जुटाएगा। पीड़ित व्यक्ति जब वो पीड़ित है तो कैसे साक्ष्य जुटा लेगा, तो न्यायालय ने इसको बदल दिया। अब क्या कि साक्ष्य न्यायालय जुटाएगा या न्यायालय सहयोग करेगा या न्यायालय अपने तरफ से किसी तरह इकट्ठा करवाएगा। पीड़ित अगर करता है तो ठीक, नहीं करता तो न्यायालय करा लेगा। 2 टॉपिक समझ में आया क्यों लाया गया है, समस्याएं देखिएगा। 2 हो गई ना, एक तो पीड़ित व्यक्ति ही दायर करेगा, दूसरा वो अपना सबूत भी इकट्ठा करे। 2 हो गए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, पहले क्या था कि एक निश्चित प्रारूप था और कुछ औपचारिकताएं थे। जैसे एक फॉर्म भरना है तो अनपढ़ आदमी कैसे कर देगा, सभी लोग जाके सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म भर लेंगे, इंग्लिश में है, नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा इसको चेंज करिए। अब पहले सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए 20,000 फीस थी, इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। समझ में आ रहा है। और जो फॉर्म भरना होता था कठिन था, तो इन्होंने कहा अगर आप एक पोस्ट कार्ड लिख के भेज दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट और मुद्दा सही है तो वो PIL है, उसके आधार पर मुकदमा शुरू हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है मामला। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा उसमें क्या था, अब पोस्ट कार्ड से जब वहाँ पहुँचे तो आपको सरकारी खर्चे पर वकील मिलेगा, पहले आपको वकील खुद करना पड़ता था, समस्याएं थी। PIL का मामला बता रहे हैं कहाँ से आया है, उससे तो नॉर्मली आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इससे समझ विकसित होगी कि हो क्या रहा है। ठीक, तो क्या हुआ, कार्ड भेज दिए। अब आपके पास गरीब हैं, अशिक्षित हैं, तो बोलने का वो है नहीं शैली क्या कैसे होता है, तो आपको सरकारी वकील फ्री में मुहैया कराया जाएगा। मामला क्लियर। चौथा पॉइंट आते हैं, पहले क्या था कि न्यायालय तक जब तक मामला जाएगा नहीं तब तक न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। लेकिन अब क्या हुआ, PIL के तहत न्यायालय पेपर, TV, फेसबुक मतलब सोशल मीडिया के द्वारा अगर किसी मुद्दे को गंभीर देखता है तो खुद ब खुद संज्ञान ले सकता है, खुद ऑटोमेटिक, बिना कोई PIL के, बिना कोई पोस्ट कार्ड, खुद ऑटोमेटिक उस पर संज्ञान ले सकता है। ये 4 मामले थे, ठीक है, जिसको ये PN भगवती ने बदल के इसको नॉर्मल कर दिया, तो इसी को क्या कहा जाता है, PIL। ठीक है। अब इसका आधार कहाँ से पैदा हुआ, तो आधार अनुच्छेद 32 वही रेट जो होती है उसी के आधार पर ये हुआ है। ठीक। और पहला मुकदमा देखिएगा अगर इसका, तो हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य का पहला मुकदमा PIL के तहत दायर होने वाला पहला मुकदमा कौन था, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक। तो PIL क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, किसने लाया, इसमें खूब यही पूछा जाए जनहित याचिका के जन्मदाता कौन थे, जनहित याचिका के समय मुख्य न्यायाधीश कौन था। सबका उत्तर PN भगवती, सबका उत्तर क्या होगा, PN भगवती। ठीक, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये पूरा नाम होगा। एक ये हो गया। ठीक, एक टॉपिक और होता है सुप्रीम कोर्ट से, न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब क्या हुआ, जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को, जितनी दूर तक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है उसको पार कर जाए, जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, उसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। मामला समझ में आया। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र और अपनी शक्तियों को पार करके दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। ठीक है। तो मुख्यतः कार्यपालिका देखिए तो किसी को बंदी बना लिया है, न्यायालय हस्तक्षेप करे, या कुछ स्पेशल कार्य हो गया, जबरदस्ती हो रही है तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है ना, वही न्यायिक सक्रियता है। अब हुआ क्या कि संसद, जब से भारत आज़ाद हुआ, संसद और न्यायपालिका में मुद्दों को लेकर तनाव रहा है, मुद्दों को लेकर तनाव रहा है। ठीक है। तो संसद की शक्तियां कहां तक हैं और न्यायपालिका किस सीमा तक उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर न्यायिक सक्रियता का मध्य विवाद बना हुआ है। हुआ क्या, ये जन्म इसका कहाँ से हुआ विवाद का, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें ये कहा गया कि जो भी विषय इसमें डाल दिए जाएंगे न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया। फिर न्यायालय ने तुरंत ये कहा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में वो चरम पे था। ठीक है। तो न्यायालय धीरे धीरे इसको खारिज करता रहा। जैसे 7वें, 24वें, 25वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने गोलकनाथ मामला, केशवन भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, वामन राव मामले के तहत सरकार की हर कोशिश को नाकाम कर दिया।
यही क्या है? न्यायिक सक्रियता है। समझ में आया? विभिन्न संशोधनों के द्वारा उन्होंने अपना काम करना चाहा। न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों के द्वारा उसको खत्म करता चला गया। मूल ढांचा सिद्धांत दे दिया उसके तहत, केशवानंद के तहत ये सारी व्यवस्थाएं करके उसको नियंत्रित कर दिया। ये इतना था मुद्दा हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी बचा हुआ था। मामला समझ में आया क्या होता है? अब इसी को नोट करते हैं हम लोग। तो अन्य शक्तियाँ, पहला है 137। 137 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने आदेशों या निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। पुनर्विचार या पुनर्विलोकन, विलोकन माने देखना, पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। जो पुनर्विचार याचिका दायर करने पर होता है, ठीक। 30 दिन के भीतर दायर हो जाना चाहिए, ठीक। आदेश के 30 दिन के भीतर ये हो जाना चाहिए। ये हो गया। अगला था उपचारात्मक या क्यूरेटिव याचिका। क्यूरेटिव याचिका, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ जब ये खारिज हो जाए, जब पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाए तो गंभीर आधार पर उपचारात्मक याचिका दायर की जाती है, ठीक। एक 139 का पे आई जाइए। ए या का एक ही बात है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में विचाराधीन वाद में विधि का सारवान प्रश्न होने पर वाद को अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। वाद को अपने पास मंगवा सकता है। मामला समझ में आया? ये कौन सा था? 139। 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगे, सभी अधीनस्थ कर दीजिएगा। आदेश भारत के
राज्य क्षेत्र के भीतर के न्यायालय पर आबद्ध कर होंगे। ठीक, मतलब इनको मानना अनिवार्य है। 142 सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे सकता है जो किसी वाद के पूर्ण निर्णय या पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है। ये समझ में आया? 142 हो गया। फिर आते हैं, इसी में है दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वाद स्थानांतरित कर सकता है। ठीक, 142 था। 145 पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम खुद बनाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं बनाता है। ठीक है, 145(4) पे आ जाइए। 45(4) क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय खुले न्यायालय में या खुले छत के नीचे न्यायालय में सुनाया जाएगा। 145(4) था। ठीक, 13, 132, 133 संविधान की व्याख्या का पूर्ण अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये 103 अनुच्छेद मिला के बना। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद के निर्णय करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की जांच सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के आदेश पर करता है। ठीक है, ये हो गया। क्या नंबर हो गया? अनुच्छेद 138 है ये। 138 संसद संघ सूची के विषयों पर
विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता बढ़ा सकता है। 138 हो गया। 139 में है, ये है 139 में वही है, संसद सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता बढ़ा सकती है। हो गया, ये 39 हो गया। 100 वही है 134 2 में है, संसद सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अधिकारिता बढ़ा सकती है। ठीक, जितने अधिकारिता हैं यहाँ से देखिए तो ये सब अधिकारिता बढ़ाने वाले अनुच्छेद हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद 130 है, इसको कर दें 130। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नई दिल्ली के अतिरिक्त भारत में कहीं भी सुनवाई कर सकता है। ये समझ में आया? ठीक, 130 हो गया। अब प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। ठीक, हीरालाल जे। सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश, सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़, 7 वर्ष 5 माह। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश K.N. सिंह, 18 दिन। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश K.G. बालाकृष्णन। ये सब थी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता। ऊपर मिटा दें थोड़ा सा। वो समनीय असमनीय समझ में आ गया है? उसको लिखा है। समनीय मतलब होता है जिसमें समझौता हो सके, समनीय मतलब ख़त्म किया जा सके, असमनीय मतलब जिसमें समझौता नहीं हो सकता। अपना मुकदमा के जो FIR की हो, मतलब रिट दायर की हो, वो वापस नहीं ले सकते हो। समनीय असमनीय समझ में। संज्ञेय मतलब क्या होता है? संज्ञेय मतलब ये होता है, असंज्ञेय और संज्ञेय होता है ना। असंज्ञेय में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं, संभव नहीं है, और संज्ञेय में गिरफ्तारी हो जाएगी। यही 2 अंतर हैं। तो कहिए तो इसको बताएं, नहीं छोड़ें, और नहीं तो बोले हैं सुन के इसी को लिख लीजिएगा, लिखने की इच्छा होगी तो। ठीक, समनीय मतलब वे मुकदमे जो समझौते द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। असमनीय मतलब वे मुकदमे जो समझौते द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते तथा एप्लीकेशन को वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक, असंज्ञेय मतलब ऐसे अपराध
जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव नहीं है। संज्ञेय मतलब ऐसे अपराध जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी संभव है। ये 4 प्रकार के अपराध होते हैं। ठीक, ये हो गया। एक नीचे और रहे, इंदु मल्होत्रा अधिवक्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। ठीक, लिख लेंगे, लिखें उसको, इंदु मल्होत्रा थी। ठीक, एक आता है, ये पूछा जाता है तो इसको देखिए, PIL जनहित याचिका कहते हैं इसको। ठीक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। शुरुआत कब हुई? 1985 में शुरू हुआ। PN भगवती ने शुरू किया, मुख्य न्यायाधीश थे ये। ठीक, तो PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसको किसने शुरू किया? PN भगवती ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1985 में शुरू किया। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। ठीक है, ये इतनी चीज़ें इससे हैं। क्यों शुरू किया? तो निर्बल और अशिक्षित वर्ग सुप्रीम कोर्ट तक अपने अधिकारों के प्रवर्तन हेतु पहुँच नहीं पाता था, उसी को पहुँचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो दुर्बल और अशिक्षित वर्ग मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। ठीक, क्या परिवर्तन किया गया? ठीक है, तो शर्तें जो परिवर्तित हुई, तो हम चारों शर्तें लिख दे रहे हैं, आप उसको 0 कर दीजिएगा। ठीक, पहली शर्त थी, मुकदमा नहीं, वाद लिखा करिए ना, हम भूल जाते हैं। वाद केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको क्षति पहुंची है। ठीक, इसमें क्या हुआ? इसको हटा दिया। कोई भी कर सकता है, कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति जो उसका नज़दीकी हो या हितैषी हो वो कर सकता है। दूसरा क्या था? पीड़ित व्यक्ति को स्वयं साक्ष्य इकट्ठा कर, साक्ष्य जुटाकर सिद्ध करना होता था। इसको बदल दिया गया, अब खुद नहीं लाना है, न्यायालय आपका सहयोग करेगा। तीसरा, निर्धारित प्रारूप तथा औपचारिकताओं के बाद ही वाद दायर होता था। इबादा इवादा नहीं, दोनों एक समझ लिया। एक एक मतलब आज के बाद कल, एक एक वाद का मतलब मुकदमा नहीं। बाबा मंत्र ना समझा, दोनों बाद नहीं, दोनों वाद ये भी ना बता देते भैया। 4 नंबर, औपचारिकता मतलब 20,000 रुपये फीस थी। प्रारूप मतलब एक निश्चित प्रारूप पे ही था, तो अब वो सब हटा के केवल पोस्ट कार्ड भेज दीजिए तब भी आपका काम हो जाएगा। न्यायालय उसे रिट के रूप में स्वीकार कर लेगा, PIL के रूप में स्वीकार कर लेगा। ये व्यवस्थाएं थी। न्यायालय तब तक संज्ञान
नहीं लेता था जब तक औपचारिक रूप से उसके पास वाद ना आ जाए, औपचारिक रूप से उसके सामने ना लाया जाए। ठीक, अब क्या हुआ, स्वतः संज्ञान। ठीक, कैसे, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर। ठीक, ये 4-5 कंडीशन थी। ठीक है, अब इसका आधार अगर देखेंगे तो इसका आधार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के आधार पे ये आई जाती। अब क्या क्या होगा इसमें, उन्होंने क्या किया, तो सरकारी खर्चे पर वकील उपलब्ध करा दिया। ये हो गया पहला मामला। तो सरकारी खर्चे पर वकील व अन्य सुविधाएं उपलब्ध। ठीक, ये हो गया। पहला मामला, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक, ये था क्या, जनहित याचिका। ठीक, तो और सब जानते हो, वही न्यायिक सक्रियता का मतलब जानते हो, लिखें इसको। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके जब विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो कुछ जगह वो किया है, ये सब पीछे बताए हैं मुकदमे, सारे संशोधन और मुकदमे बता ही चुके हैं, कोई मतलब नहीं, केवल न्यायिक सक्रियता की परिभाषा लिख लीजिए। न्यायिक सक्रियता, जब न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका कभी विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो यह न्यायिक सक्रियता कहलाती है। ठीक, ये न्यायिक सक्रियता की परिभाषा हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कैसे गठन हुआ, कैसे बना, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, पहले न्यायाधीश, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, पहली महिला इंदु मल्होत्रा को पढ़ा गया, और अन्य शक्तियाँ, PIL क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती थी। अगला टॉपिक हम लोग हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, जो राज्यों में होते हैं, राज्य के सर्वोच्च संस्थान होते हैं। ठीक।